भक्त्या प्रणम्य वीरम् सर्वज्ञं सर्वजन्तुहितदक्षम् कर्णानुयोगदीपम् कुर्वे स्वान्तस्तमो विघातार्थम्। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। कल क्या पढ़ाया था? कल पढ़ाया था श्रेणी 2 होती है, जरा देख लें। प्रश्न नंबर 35, पृष्ठ 10, प्रश्न नंबर 35। उपसम श्रेणी किसे कहते हैं और उसे कौन जीव प्राप्त करते हैं? कल ये बताया था उपसम श्रेणी कौन प्राप्त करेंगे? जो द्वितीयोपम या छायक संयुक्त वाले होंगे, मुनिराज। उपसम श्रेणी क्या होती है? अर्थात चारित्र मोहिनी का उपशम करने के लिए जो श्रेणी मानी जाती है, जो परिणामों की विशुद्धि बनाई जाती है, उसे कहते हैं उपशम श्रेणी। क्या इसमें भी 3 करण होते हैं? हाँ, इसमें भी 3 करण होते हैं, अधेयकरण, अपूर्वकरण और अनुवृत्तिकरण। तब क्या होता है? तब ये होता है कि 9वें गुणस्थान में 36 प्रकृतियों का उपशम होने के बाद अब 10वें गुणस्थान में केवल एक प्रकृति शेष रह जाती है। कौन सी? सूक्ष्म लोभ। सूक्ष्म लोभ का 10वें गुणस्थान में पूरा उपशम करके वे मुनिराज 11वें गुणस्थान में आ जाते हैं। तो चारित्र मोहिनी का उपशम करने के लिए जो मुनिराजों का प्रयत्न है, विशुद्धि बढ़ाना है, उसे कहते हैं उपशम श्रेणी। प्रश्न नंबर 35। अब आइए प्रश्न नंबर 36। उपसम श्रेणी अधिक से अधिक कितनी बार? एक भाव में 2 बार और पूरे संसार काल में 4 बार। 5वीं बार फिर छपक श्रेणी ही मानी जाती है। तो छपक श्रेणी किसे कहते हैं? चारित्र मोहिनी का क्षय करने के लिए जो परिणामों की विशुद्धि की जाती है, उसे कहते हैं छपक श्रेणी। उपसम श्रेणी में कितने गुणस्थान हैं? 8, 9, 10 और 11। छपक श्रेणी में कितने गुणस्थान हैं? 8, 9, 10 और 12। छपक श्रेणी में क्या होता है? विशुद्धि करते करते उपशम श्रेणी वाले मुनिराज जब 9वें गुणस्थान में आते हैं, तब वहां 36 प्रकृतियों का क्षय करते हैं। केवल एक प्रकृति बच जाती है, सूक्ष्म लोभ। उस सूक्ष्म लोभ का 10वें गुणस्थान के अंत में नाश कर देते हैं, क्षय कर देते हैं और 12वें गुणस्थान में आ जाते हैं। 10वें गुणस्थान के अंत में इस प्रकार संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय हो गया। फिर सुने, 10वें गुणस्थान के अंत में संपूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय हो जाता है और वे मुनिराज बन जाते हैं क्षीण मोह। मोह को क्षीण कर दिया है। गुणस्थान हो जाता है 12वां। 12वें गुणस्थान में आ गए। नीचे देखिए, छपक श्रेणी इसे कौन प्राप्त करता है? मात्र छायक सम्यक दृष्टि प्राप्त करते हैं। उपसम श्रेणी में तो छायक और द्वितीयोपम दोनों सम्यक दृष्टि मुनिराज होते हैं, लेकिन छपक श्रेणी में केवल एक ही होती है, छायक सम्यक दृष्टि ही इसको प्राप्त करते हैं। और दोनों में क्या अंतर है? उपसम श्रेणी वाले 11वें गुणस्थान से नियम से नीचे गिरते हैं, या तो आयु समाप्त हो जाने पर या 11वें गुणस्थान का काल समाप्त हो जाने पर। फिर क्या होता है? फिर 11वें गुणस्थान से 10, 9, 8, 7 और 6 तक नीचे उतरते हैं।
छपक श्रेणी वालों का क्या होता है? छपक श्रेणी वाले नीचे नहीं उतरते, वो क्या करते हैं, 12वें गुण स्थान में आ गए। अब 12वें गुण स्थान के अंत में 4 अघातिया कर्मों का और नाश करके वो केवली बन जाते हैं, 13वां गुण स्थान। फिर अयोग केवली बन के सिद्ध बन जाते हैं। इस तरह मुनि राजों के द्वारा 2 तरह की श्रेणी मानी जाती है। चारित्र मुनि का उपशम करने के लिए उपशम श्रेणी और चारित्र मुनि का क्षय करने के लिए छपक श्रेणी। अब प्रश्न नंबर आता है 38। इसको आज एक बार दोहरा लेते हैं, थोड़ा कड़ा प्रश्न है जरा। किन जीवों का मरण नहीं होता है? मिश्र गुणस्थान वाले अर्थात तीसरे गुणस्थान वालों का मरण नहीं होता। निर्वृत्ति पर्याप्त अवस्था को धारण करने वाले मिश्र का योगी अर्थात जिनकी अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई है, उन्हें कहते हैं निवृत्त पर्याप्त। ऐसे जब तक निवृत्त पर्याप्त अवस्था रहती है तब तक का योग रहता है मिश्र, और जो मिश्र का योग वाले होते हैं उनका मरण नहीं होता। आगे बढ़े। छपक श्रेणी संबंधी 8वें, 9वें, 10वें और 12वें गुणस्थान में मरण नहीं होता, क्योंकि इनको तो आगे केवली बनना ही बनना है। तो 8, 9, 10, 12 और 12 के बाद 13 और 14 और सिद्ध बनना है नियम से, इसलिए इनका मरण छपक श्रेणी वालों का नहीं होता। उपसम श्रेणी में क्या होता है? उपसम श्रेणी चढ़ते हुए अपूर्व करण माने 8वें गुणस्थान का जो पहला भाग है उसमें मरण नहीं होता। प्रथमोपसम सम्यक दर्शन जो होता है, जो करण लब्धि के बाद होता है मिथ्या दृष्टि जीव को प्रथमोपशम, उनका बीच में मरण नहीं होता। अर्थात करण लब्धि पूरी होने पर जब वो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं तब भी प्रथमोपशम में मरण नहीं होता। उसके बाद वो छायोपशमिक सम्यक दृष्टि बन जाए तब मरण संभव है। 13वें गुणस्थान वाले अर्थात 13वें गुणस्थान वाले तो केवली होते हैं, उनका मरण नहीं होता। वो तो 13 से 14वें में जाते हैं और 14वें के बाद नियम से सिद्ध बनते हैं। एक बात विशेष लिखी, 7वें नरक में जिन नारकियों का दूसरा, तीसरा और चौथा गुणस्थान है वे मरण को प्राप्त नहीं होते। क्या मतलब? 7वें नरक में जब कोई जीव जाता है तब तो नियम से मिथ्या दृष्टि ही होता है। वहां पहुंच के उन्हें सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया। अब सम्यक दर्शन सहित कितने ही समय तक रहे। अब जब मरण होगा तो मरण पहले ही गुणस्थान में होता है, ऐसा नियम है। दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान में 7वें नरक के जो नारकी हैं उनका मरण नहीं होता। अच्छा, अनंतानुबंधी की विसंयोजना करके, विसंयोजना क्या होती है? अनंतानुबंधी के सारे द्रव्य को अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन और अन्य लोकशाय रूप जहाँ बदल दिया जाता है, परिणमन करा दिया जाता है, उसे कहते हैं अनंतानुबंधी की विसंयोजना। और अनंतानुबंधी की सत्ता समाप्त हो जाती है। तो अनंतानुबंधी की विसंयोजना करने वाले जीव जब उनके मिथ्यात्व का उदय आता है तब वो मिथ्यात्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो ऐसे जीव मिथ्यात्व में आने के बाद एक अंतर्मुहूर्त तक मरण को प्राप्त नहीं होते। अगला विषय देखें। क्षायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति के सम्मुख जो जीव है, अर्थात जिस जीव ने, फिर एक बार कह रहा हूं, क्षायिक सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है? पहले 3 करण किए और अनंतानुबंधी की विसंयोजना कर दी, फिर दोबारा 3 करण किए और 3 करण करके मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व बनाया,
सम्यक मिथ्यात्व को और आगे सम्यक प्रकृति रूप कर दिया। और क्या किया? अनंत अनुबंधी चतुष्क का 6 ने पहले भी संयोजन कर ही लिया था। इसलिए अभी क्या किया उन्होंने? अभी ये किया, छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त होने वाले जीव मिथ्यात्व को सम्यक मिथ्यात्व कर दिया, सम्यक मिथ्यात्व को सम्यक प्रकृति कर दिया। और जब सम्यक प्रकृति का अनंत बहुभाग नष्ट हो गया तब वो कहलाते हैं कृतकृत्य वेदक सम्यक दृष्टि जीव। अभी ये छायोक्षमिक सम्यक्त्व का भेद है। ये जीव कितने समय तक रहते हैं? इन जीव का काल भी अंतर्मुहूर्त है। क्या इसमें कृतकृत्य वेदी का मरण संभव है? कुछ आचार्य मानते हैं, कुछ नहीं मानते, लेकिन जो मरण मानते हैं उनके अनुसार कृतकृत्य वेदी का मरण संभव है। कृतकृत्य वेदी का जो काल है, मान लो 8 समय, मान लो 8 सेकंड, तो 8 सेकंड को 4 हिस्सों में बांट दिया, 2-2 सेकंड के 4 हिस्से हो गए। तो पहले 2 सेकंड में अगर मरण होगा तो वहां के मरे हुए जीव सिर्फ देवों में जाएंगे। अगर दूसरे 2 सेकंड में दूसरे भाग में होगा तो देव और मनुष्य में जाएंगे, तीसरे भाग में देव मनुष्य और त्रिंश में जाएंगे, और चौथे भाग में मरे हुए जीव चारों गति में जा सकते हैं। ये जो कृतकृत्य वेदी सम्यक दृष्टि होते हैं, ये मरण करके अगली गति में गए और जब तक वहां पर्याप्त तक नहीं हुए उससे पहले ही उनको छायिक सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है। इस तरह छायिक सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यहाँ तक गुण स्थान की चर्चा पूरी हो गई। अब आज नया विषय शुरू कर रहे हैं, जीव समास। समास माने डिटेल। जीव कितने प्रकार के, जीवों की वैरायटी कितनी होती है, इसे कहते हैं जीव समास। आइए किताब देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। जीव समास किसे कहते हैं? जिन धर्म विशेषों के द्वारा, जिन वैरायटीज के द्वारा अनेक जीवों तथा उनकी अनेक जातियों का संग्रह किया जा सके, ऐसे धर्म विशेषों को जीव समास कहते हैं। जीव कितने प्रकार के होते हैं, जीवों की कितनी वैरायटी है, उन सबके समूह को कहते हैं जीव समास। तो जीव समास के कितने भेद हैं? प्रश्न नंबर 41 लिखा है, जीव समास के अनेक भेद हैं, परंतु उनमें 14 भेद, 57 भेद और 98 भेद अधिक प्रसिद्ध हैं। क्या मतलब हुआ? अगर हम जीव समास के कम भेद करें तो 14 भेद में काम होता है। अगर उन 14 की हम डिटेल करें तो 57 भेद हो जाते हैं, और उनकी और डिटेल करें तो 98 भेद होते हैं। ग्रंथकारों ने इससे आगे और भी भेद किए हैं, उनकी हम चर्चा नहीं कर रहे। तो जीव कितने प्रकार के? 14, 57 और 98, 3 प्रकार के होते हैं। अब प्रश्न नंबर 42 देखते हैं। जीव समास के 14 भेद कौन कौन से हैं? उत्तर देखिए, एक इंद्री के 2 भेद, बादर और सूक्ष्म। विकलत्रय के 3 भेद, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। और पंचेंद्री के 2 भेद, सैनी और असैनी। बादर और सूक्ष्म के भेद केवल एक इंद्री में है, अन्य इंद्रियों में नहीं। कारण अन्य में भेद क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि विकलत्रय या और पंचेंद्री ये सब तो बादर ही हैं। बादर और सूक्ष्म का भेद केवल एक इंद्री में पाया जाता है।
इसलिए एक इंद्री के दो भेद कर दिए, एक इंद्री बादर, एक इंद्री सूक्ष्म। फिर दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंचेंद्री सैनी, पंचेंद्री असैनी। कितने भेद हो गए? 7। इस तरह इन सातों ही प्रकार के जीवों के पर्याप्त और अपर्याप्त की अपेक्षा दो दो भेद करने से जीव समाज के 14 भेद होते हैं। पर्याप्त कौन होते हैं? जिनकी पर्याप्तियां पूरी हो गई हैं। अपर्याप्त वो है जिनकी पर्याप्तियां पूरी नहीं हुई हैं। दो प्रकार के। तो 14 भेद हम कैसे गिनेंगे? देखिए, एक इंद्री के, ध्यान से, बादर पर्याप्त, बादर अपर्याप्त, सूक्ष्म पर्याप्त, सूक्ष्म अपर्याप्त, दो इंद्री पर्याप्त अपर्याप्त, तीन इंद्री पर्याप्त अपर्याप्त, चार इंद्री पर्याप्त अपर्याप्त, पंचेंद्री सैनी और असैनी भी पर्याप्त और अपर्याप्त। इस तरह जीव समास के भेद हो गए 14। ठीक हो गया? समझ में आई बात? अब आगे बढ़े। दूसरे भेद हमें कितने बताने थे? 57। अब उनको देखते हैं कि जीव समास में ये 14 जो बताए ना, इनके और भेद हमने किए तो हो गए 57, 57। कैसे बनते हैं देखें जरा। प्रश्न नंबर 43। जीव समास के 57 भेद कौन कौन से हैं? अच्छी तरह देखिएगा। जो भेद हमने 14 किए हैं उनकी ही डिटेल करके इसमें 57 बनाए हैं। देखें जरा। उत्तर: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु कायक और नित्य निगोद तथा इतर निगोद, इन 6 प्रकार के जीवों के बादर और सूक्ष्म की अपेक्षा दो दो भेद। प्रत्येक वनस्पति के सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की अपेक्षा दो भेद। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव के 14 भेद हुए। थोड़ा समझते हैं। जब हमने 14 भेद किए थे ऊपर, तो हमने एक इंद्रिय के बादर और सूक्ष्म भेद कर लिए थे। अब यहाँ एक इंद्रिय के हमने और डिटेल कर दिया। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक और वायु का एक। वनस्पति कहाँ कहाँ चला गया? वनस्पति कायक के दो भेद होते हैं, एक प्रत्येक और एक साधारण। साधारण के दो भेद होते हैं, एक नित्य निगोद और इतर निगोद। जरा समझे थोड़ा। नित्य निगोद वे जीव हैं जो अनंत काल से निगोद में ही हैं, अभी तक वहां से निकले ही नहीं हैं, उन्हें कहते हैं नित्य निगोद। और जो नित्य निगोद से निकले और जगह और गतियों में भ्रमण किया और लौट के पुनः निगोद में आ गए, वो कहलाते हैं इतर निगोद। ये किसके भेद चल रहे हैं? वनस्पति कायक के। वनस्पति कायक के भेद निगोद की अपेक्षा दो और प्रत्येक की अपेक्षा दो। ये निगोदिया जीव किस में आते हैं? ये आते हैं साधारण वनस्पति कायक में। फिर देखें जरा। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और नित्य निगोद तथा इतर निगोद, अर्थात जो अनंत काल से निगोद में ही है, निगोद से निकले ही नहीं, वो नित्य निगोद। और जो निगोद से निकल के और जगह भ्रमण करके फिर निगोद में पहुंच गए, वे इतर निगोद। ये दोनों भेद जो हुए ना, इतर निगोद और नित्य निगोद, ये साधारण वनस्पति कायक के भेद हैं। वनस्पति कायक दो प्रकार के, साधारण और प्रत्येक।
साधारण वनस्पति काय के दो भेद है, पहले इतर निगोद, दूसरा नित्य निगोद। अच्छी तरह समझें। अच्छा, प्रत्येक का क्या हुआ? प्रत्येक के भी दो भेद, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। इस प्रकार एक इंद्रिय जीव के 14 भेद हो गए। समझिए अच्छी तरह। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, 4, और नित्य निगोद और इतर निगोद, इन 6 प्रकार के जीवों के बादर और सूक्ष्म दो भेद किए। हमने पहले बताया था जब 14 भेद हुए थे कि एक इंद्रिय जीव 2 प्रकार के होते हैं, बादर और सूक्ष्म। तो यहाँ क्या हुआ? पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, नित्य निगोद और इतर निगोद, इन 6 प्रकार के जीवों के बादर और सूक्ष्म भेद होते हैं। प्रश्न: प्रत्येक वनस्पति में आपने बादर सूक्ष्म भेद क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित 2 प्रकार के जो प्रत्येक हैं वे बादर ही होते हैं, उनमें सूक्ष्म नहीं होते। तो कुल एक इंद्रिय के भेद कितने हो गए? 14। अच्छी तरह समझिए। मैं एक बार सब गिनाता हूं, दोबारा फिर आपको गिनाऊंगा। स्थावर जीवों के 14 भेद एक इंद्रिय के हुए। अब आते हैं त्रस के। उनमें त्रस के 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, चतुरिंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय के 5 भेद मिलाने से ये भेद हो गए 19। 14 भेद तो एक इंद्रिय के हो गए, और त्रस के हमने 5 भेद किए, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, सैनी पंचेंद्रिय और असैनी पंचेंद्रिय। ऊपर करो। कुल मिला के भेद कितने हो गए? 19। 14 एक स्थावर के, एक इंद्रिय के, और 5 हुए त्रस के, 19। अब ये 19 प्रकार के जीव हो गए। अब ये 19 प्रकार के जीव पर्याप्तक भी होते हैं, निवृत्त पर्याप्तक भी होते हैं, और लब्ध पर्याप्तक भी होते हैं। सारे 19 के 19। तो 19 में 3 तरह का गुणा किया 3 से, तो 57 57 प्रकार के जीव के भेद हो गए। अब इसमें एक इंद्रिय कितने प्रकार के हो गए? एक इंद्रिय के भेद थे कुल 14। 14 तिया 42, 42 तो एक इंद्रिय हो गए। अब 5 बचे त्रस, 5 तिया 15, 15 प्रकार के त्रस हो गए। तो 42 और 15 बराबर 57, 57 प्रकार के क्या हो गए? जीव के भेद। पहले हमने डिटेल कम की थी, तब 14 भेद बने थे। अब उन 14 में और डिटेल कर ली, तो यहाँ 57 भेद हो गए। एक बार फिर देखते हैं, अच्छी तरह समझिए। जीव समास के 57 भेद। पहले एक इंद्रिय के भेद लेते हैं। एक इंद्रिय के भेद पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक के 2 भेद, साधारण और प्रत्येक। साधारण निगोदिया। निगोदिया 2 प्रकार के, कौन कौन से? नित्य निगोद और इतर निगोद। नित्य निगोदिया वे जीव हैं जो आज तक निगोद से कभी निकले ही नहीं। जब से संसार में है तब से नित्य निगोद में ही हैं। इतर निगोदिया जीव वो हैं जो नित्य निगोद से निकले थे और गतियों में गए थे,
लौट के फिर निगोद में आ गए। ये हो गए इतर निगोद। अब मैंने बताया था वनस्पति कायिक के दो भेद, एक साधारण एक प्रत्येक। तो साधारण के दो भेद, नित्य निगोद और इतर निगोद। अब अपन आ जाते हैं किसमें, दूसरे प्रत्येक में। प्रत्येक के दो भेद कौन से, एक सप्रतिष्ठित और एक अप्रतिष्ठित। इनमें बादर सूक्ष्म का भेद नहीं किया, ये सारे बादर ही होते हैं। तो सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित की अपेक्षा दो पारे वो और दो ये, 14 भेद एक इंद्री के हुए। ठीक है, अच्छी तरह समझें। अब आगे बढ़े। त्रस में त्रस के कितने भेद हुए, त्रस के भेद लिखे, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। पंचेंद्री के दो भेद, सैनी पंचेंद्री और असैनी पंचेंद्री। ये 5 भेद 14 में और मिला लिए, कुल भेद हो गए 19। अब 19 प्रकार के ये जीव 3 तरह के होते हैं, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। तो 19 में 3 का गुणा किया तो ये 57 हो गए। वैसे आप सभी शिवरार्थियों ने पर्याप्त के बारे में पहले द्रव्य संग्रह में, तत्वार सूत्र में और जगह पढ़ा होगा। फिर भी मैं संक्षेप में इनकी डेफिनेशन बताता हूं ताकि रिवाइज हो जाए। पर्याप्तियां 6 होती हैं, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। एक इंद्री में 4 होती हैं, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। असैनी पंचेंद्री में 5 होती हैं, सैनी पंचेंद्री के 6 होती हैं। ये पर्याप्ति वाले जीव 2 तरह के होते हैं, ध्यान से सुने। अगर इनके पर्याप्तक नाम कर्म का उदय है तो ये पर्याप्तक होते हैं। अगर इनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है तो ये लब्ध पर्याप्त होते हैं। लब्ध पर्याप्त से क्या लेना, अर्थात ये अपर्याप्त हैं, अपर्याप्ति रहेंगे, अपर्याप्त में ही इनका मरण होगा। लब्ध पर्याप्त माने अपर्याप्त नाम कर्म का उदय होने से इनकी पर्याप्ति अभी ना तो पूर्ण हुई है ना आगे होगी, ये लब्ध पर्याप्त होते हैं। इनकी आयु कितनी होती है लब्ध पर्याप्त की, 1/24 सेकंड। 6 डाला में आपने पढ़ा होगा ना, एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मरियो भरियो दुख भार। ठीक है, इस तरह ये होते हैं लब्ध पर्याप्त। अच्छा, जिन जीवों की पर्याप्त, जिनके पर्याप्त नाम कर्म का उदय है और वो जीव अभी शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं कर पाए हैं, तो उनको हम कहेंगे निवृत्त पर्याप्त। और जिनकी शरीर पर्याप्ति पूरी हो गई है वो कहलाई जाएंगे पर्याप्त। 3 प्रकार की। आपने पूछा है 3 का गुणा कैसे किया, तो यहां जो हमने 3 का गुणा किया वो तो इनकी अपेक्षा किया, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा। जैसे मान लो पंचेंद्री सैनी पर्याप्त, पंचेंद्री सैनी निवृत्त पर्याप्त और पंचेंद्री सैनी लब्ध पर्याप्त। साधारण और सप्रतिष्ठित के बारे में ये दोनों अलग अलग होते हैं। साधारण माने निगोदिया और सप्रतिष्ठित
उनके प्रत्येक के दो भेद हैं, सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित, दो प्रकार के। अगर कोई कहे बादर निगोदिया जीव कहाँ होते हैं, बादर निगोदिया जीव सारे त्रस्त जीवों के शरीर में भरे रहते हैं। हमारे शरीर में जितनी निगोदियां हैं सब बादर निगोदिया हैं। निगोदिया दो प्रकार के, बादर और सूक्ष्म। सारे लोक में जो ठसाठस भरे हैं वो तो सूक्ष्म निगोदियां हैं। अब जैसे आलू में जो पाए जाते हैं निगोदियां वो बादर निगोदियां हैं। हमारे शरीर में जो निगोदियां हैं ये बादर निगोदियां हैं। ऐसे होते हैं बादर और सूक्ष्म। सूक्ष्म न रुकते हैं न रोकते हैं, उनका आधार नहीं होता। और बादर का आधार होता है, वो रुकते भी हैं और रोकते भी हैं। ठीक हुआ। अब इस तरह ये 57 भेद हो गए। 19 प्रकार के भेद में पर्याप्त, अपर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, इस तरह 3 का गुणा हो गया। कुल 57 भेद बन गए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहां तक भी मामला सरल था, अब थोड़ा और कठिन हो गया। प्रश्न नंबर 44, जीव समास के 98 भेद कौन कौन से हैं? 14 हो गए, 57 भी हो गए। अब 98 भेद की बात करें। डिटेल बहुत ध्यान से देखिएगा। एक इंद्री के उपर्युक्त 14 भेद के, एक इंद्री के 14 भेद ऊपर हुए थे, उनके 14 भेद के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3-3 भेद हुए। तो एक इंद्री के भेद हो गए 14 गुणित 3 बराबर 42। एक इंद्री कितने प्रकार के? 42, 42 प्रकार के। अब आइए विकल्प त्रय, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 3, इनके भी 3 भेद, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। तो विकल्प त्रय कितने प्रकार के हो गए? 9 प्रकार के। अब आए आगे और बढ़े। अब पंचेंद्रियों की बात करें। कर्म भूमिज पंचेंद्रिय त्रियंचों के, ध्यान से, पंचेंद्रिय त्रियंच 2 प्रकार के, एक कर्म भूमि के और एक भोग भूमि के। तो यहां कह रहे हैं कर्म भूमिज पंचेंद्रिय त्रियंचों के संगी और असंगी की अपेक्षा 2 भेद हैं। इन दोनों के, पंचेंद्रिय त्रियंच है ना, इन दोनों के 3 भेद, जलचर, थलचर और नभचर। संगी भी 3 प्रकार के और असंगी भी 3 प्रकार के। कुल भेद हो गए 6। ये 6 प्रकार के जीव गर्भ जन्म वाले और संमूर्छन जन्म वाले की अपेक्षा 2 प्रकार के हैं। जो मां के पेट से जन्म लेते हैं वो गर्भज हैं, और जो कहीं भी वातावरण के अनुसार उत्पन्न हो जाते हैं उन्हें कहते हैं सम्मूर्छन। उनके लिए माता पिता की आवश्यकता नहीं पड़ती। वो तो कहीं भी मौसम हुआ, आप देखते हैं ना, आज बारिश हुई, शाम को मच्छर ही मच्छर आ गए। तो ये मच्छर क्या कहलाते हैं? ये होते हैं सम्मूर्छन। तो पंचेंद्रिय त्रियंच कर्मभूमिज कितने प्रकार के हुए? 6 प्रकार के, जलचर, थलचर, नभचर। और इन तीनों की अपेक्षा सैनी भी और असैनी भी भेद हो गए 6। अब ये 6 प्रकार के जो जीव हैं ये गर्भ जन्म वाले भी होते हैं और समूर्छन जन्म वाले भी होते हैं। तो गर्भ जन्म वाले जो होते हैं वे 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद। फिर समझे, 6 भेद जो ऊपर बताए थे
वो गर्भ जन्म के भी 6 भेद और समूर्छन जन्म के भी 6 भेद। अब जो गर्भ जन्म वाले हैं वो तो पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 प्रकार के, अतः 6 गुणित 2 बराबर 12 भेद हो गए। ठीक हो गया। अब समूर्छन जन्म वाले 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3-3 भेद, तो 6 गुणित 3 ये 18 भेद हो गए। आपने देखा गर्भज में लब्ध पर्याप्त नहीं है, समूर्छन में लब्ध पर्याप्त है, इसलिए वहां 2 का गुणा किया और इनमें 3 का गुणा किया। तो कर्म भूमि स्त्रींच कितने प्रकार के हो गए? 12 प्रकार के गर्भज, 18 प्रकार के समूर्छन, कुल मिला के 30 भेद हो गए। ठीक हो गया। अब आगे देखते और क्या लिखा है। सूक्ष्म निगोदियां पूरे लोक में पाए जाते हैं, पूरे लोक में, नारकी ऊपर नीचे भी, स्वर्ग में भी, सिद्धालय में भी, सब जगह पाए जाते हैं। और नीचे क्या है? कदम सूक्ष्म निगोदिया कहाँ रह, ठीक है, और सब सही। ठीक हो गया। इस तरह कुल मिला के कर्म भूमि स्त्रींच के 30 भेद बन गए। आज की पढ़ाई थोड़ी कड़ी, भेद में भेद चल रहे हैं, जरा ध्यान से चलिएगा। क्या हुआ, अब तक कहाँ आ गए हम? अभी तक हम आ गए एक इंद्रिय जीव के 42 भेद, अच्छी तरह देखें। विकलत्र जीव के 9 भेद, कर्म भूमि स्त्रींच के 18 और 12 30 भेद हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। भोग भूमि पंचेंद्रिय त्रिंचों के थलचर और नवचर ये 2 भेद होते हैं। प्रश्न, आपने कर्म भूमि में तो आपने 3 भेद किए थे, जलचर, थलचर, नवचर, और यहाँ भोग भूमि में आपने 2 ही भेद किए, थलचर और नवचर। ऐसा क्यों? क्योंकि भोग भूमि में जलचर जीव नहीं होते, इसलिए 2 भेद किए। और इन दोनों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त क्यों, लब्ध पर्याप्त क्यों नहीं किए? क्योंकि कर्म भूमि स्त्रींच सारे के सारे गर्भज होते हैं, इसलिए उनके लब्ध पर्याप्त भेद नहीं होता। तो भोग भूमि पंचेंद्रिय त्रिंच कितने प्रकार के? थलचर और नवचर, और उनके 2-2 भेद, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त, कुल मिला के 4 भेद हुए। अच्छी तरह देख के चलते हैं बिल्कुल। अब और आगे बढ़ते हैं। अब आर्यखंड के मनुष्य, ये आर्यखंड क्या है? जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं। हम लोग भरत क्षेत्र में रहते हैं। भरत क्षेत्र के 6 खंड हैं। उन 6 खंडों में 5 म्लेच्छ खंड हैं और बीच वाला नीचे का एक आर्य खंड है। उस आर्य खंड के जो मनुष्य होते हैं उनके पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 भेद हैं आर्य खंड के मनुष्यों के। भरत क्षेत्र में एक आर्य खंड है और 5 म्लेच्छ खंड हैं। इस तरह कुल मिला के कितने हो गए? एक आर्यखंड और 5 म्लेच्छ खंड, 6 होते हैं। तो आर्यखंड के जो मनुष्य हैं उनके तो 3 भेद, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त।
लेकिन म्लेच्छ खंड के मनुष्य के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा दो भेद हैं, क्योंकि वहां पे लब्ध पर्याप्त जीवों की उत्पत्ति नहीं होती। आप पूछ रहे हैं एक इंद्री के 14 भेद कैसे हो गए? एक इंद्री के 14 भेद प्रश्न नंबर 43 में बताए थे। प्रश्न नंबर 43 निकालिए। एक इंद्री के 14 भेद। एक इंद्री के दो भेद बादर और सूक्ष्म, और विकलत्रय के 3 भेद, 2 इंद्री, 3 इंद्री, चतुरिंद्री। आपने पूछा है कि एक इंद्री के 14 भेद कैसे हुए, तो प्रश्न नंबर 43 में देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु का एक नित्य निगोद और इतर निगोद, इन 6 प्रकार के जीवों के बादर और सूक्ष्म 2-2 12 हो गए, और प्रत्येक वनस्पति के 2 भेद सप्रतिष्ठित और अप्रतिष्ठित। इस प्रकार एक इंद्री के भेद हो गए 14। आपने पूछा है 98 भेद थोड़ा कड़ा लग रहा है। कड़ा तो है ही, इसमें कोई बात थोड़ी है, लेकिन इसकी बजाय जब इसके 400 भेद और किए जाएंगे तो और कड़ा लगेगा। लेकिन नहीं, ऐसी बात नहीं है। 98 भेद थोड़ा कड़ा है क्योंकि और डिटेल पे डिटेल है, लेकिन नहीं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। आप पूछ रहे हैं आपको इतना याद कैसे रहता है? हम दिन भर यही तो करते हैं ना। हम यहाँ श्रवण संस्कृति संस्थान में है, यहाँ सुबह से शाम तक केवल एक ही चर्चा रहती है, धार्मिक, कर्णानुयोग, और बस यही चर्चा रहती है, तो याद बना रहता है। और क्या है? पंडित जी कृपया प्रश्न बाद में लें, जो ये प्रश्न बीच में ले रहे हैं। ठीक हुआ। अब आइए प्रश्न नंबर 44 में। प्रश्न नंबर 44 में कितने भेद हो गए? देखिए, भोग भूमिया के 4 हो गए, आर्य खंड के भेद हुए 3, और मिलिच्छ खंड के मनुष्य के भेद हो गए 2, और भोग भूमिज और कुभोग भूमिज मनुष्य के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद हो गए। भोग भूमिया 2, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त, कुभोग भूमिया भी 2, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। इस तरह ये सब भेद भोग भूमि और कर्म भूमियों के हो गए। त्रिंचों के ऊपर ये भेद हो गए मनुष्यों के। अब आए आगे। देव और नारकियों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद होते हैं। पढ़ो। देव और नारकियों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2-2 भेद हैं। अर्थात देव 2 प्रकार के, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त, नारकी 2 प्रकार के, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। इस तरह ये कितने हो गए? ये 4 प्रकार के हो गए। अब नीचे जोड़ लगाइए। त्रिंचों के 42 एक इंद्री के हो गए, फिर 9 विकलत्रय के हो गए, फिर 12 हो गए, 18 हो गए और 4 हो गए। 85 भेद तो त्रिंचों के हो गए। मनुष्यों के भेद भोग भूमि, कर्म भूमि और कुभोग भूमि के अनुसार 9 हो गए। देवों के 2 भेद हो गए, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। नारकी के 2 भेद हो गए, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। ये सब मिला के 85 भेद त्रिंचों के, 9 भेद मनुष्यों के, और 2 देव और 2 नारकियों के बराबर 4, कुल मिला के 98 भेद होते हैं। आज की पढ़ाई ऐसी है जो घर जाके इसको एक बार देख लेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगी, ज्यादा कड़ी नहीं है।
भेद में भेद होने वाली बात है। एक बार फिर देख लेते हैं। निकालिए प्रश्न नंबर 44, अपनी किताब में प्रश्न नंबर 44 निकालिए। जीव समास के 98 भेद कौन से हैं? अब एक एक समझते हैं। एक इंद्री के जो ऊपर 14 भेद बताए, उसके पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, इनकी अपेक्षा 14 तिया 42 एक इंद्री के भेद हुए। विकलत्रय 2 3 4 इंद्री और एक एक के 3 3 भेद, निवृत्त पर्याप्त, पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। तो विकलत्रय कितने प्रकार के? बराबर 9। अब आए पंचेंद्रीय त्रियंचों के। तो कर्म भूमि पंचेंद्रीय त्रियंचों के संगी और असंगी की अपेक्षा 2, और इन दोनों के जलचर थरचर नभचर की अपेक्षा 3 3 भेद हुए। तो 3 दूनी 6 भेद हो गए। अब ये 6 प्रकार के जो जीव हैं, ये गर्भजन्म और संबुर्षण दोनों जन्म वाले होते हैं। तो गर्भजन्म वाले 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 2 भेद, क्योंकि गर्भजन्म वाले लब्ध पर्याप्त नहीं होते। तो कुल कितने हो गए? 12। अब संबुर्षण जन्म वाले 6 प्रकार के जीवों के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त, ये हो गए 18। तो पंचेंद्रीय त्रियंचों के भेद हो गए 12 और 18 बराबर 30 कर्म भूमि के। अब आए भोग भूमिया पंचेंद्रीय त्रियंच। तो भोग भूमि पंचेंद्रीय त्रियंचों के सिर्फ 2 भेद हैं, थलचर और नवचर। इन दोनों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त, कुल मिला के भोग भूमि पंचेंद्रीय त्रियंच बराबर 4 भेद। आर्यखंड के मनुष्य के पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त की अपेक्षा 3 3 भेद हुए। आर्यखंड के जो मनुष्य हैं वो 3 प्रकार के, पर्याप्त, निवृत्त पर्याप्त और लब्ध पर्याप्त। मलेच्छ खंड के मनुष्यों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद। मैंने बताया था ना, भरत क्षेत्र में 1 आर्यखंड, 5 मलेच्छ खंड। तो ये मलेच्छ खंड के मनुष्यों के कितने भेद? 2, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। भोग भूमिज और कुभोग भूमिज मनुष्यों के, ये कुभोग भूमि क्या होती है? जो समुद्र के अंदर 96 अंतर्द्वीप होते हैं, उनमें जो मनुष्य होते हैं जिनके मुख बंदर जैसे, शेर जैसे ऐसे होते हैं, शरीर आदमी जैसा होता है, उन्हें कहते हैं कुभोग भूमिज। तो भोग भूमिज और कुभोग भूमिज मनुष्यों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 2 भेद हैं। देव और नारकियों के पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त की अपेक्षा 2 भेद हैं, क्योंकि इसमें भी लब्ध पर्याप्त नहीं होते। ध्यान रखना, लब्ध पर्याप्त जीव केवल संबुर्षणों में होते। नारकी हो या देव हो, ये संबुर्षण नहीं होते। ये कैसे होते हैं? ये सारे के सारे उपाद जन्म वाले होते हैं। इनके 2 ही भेद हैं, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। नीचे और आइए। इस प्रकार त्रियंचों के 42, 9, 12, 18 और 4 बराबर 85 भेद हो गए। मनुष्यों के 3, 2 और 4 9 भेद हो गए। देवों के 2 भेद, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। नारकी के 2 भेद, पर्याप्त और निवृत्त पर्याप्त। ये सब मिलाकर जीव समास के कुल 85, 9 जोड़े, 4 और जोड़े तो 98 भेद होते हैं।
जीव समास के 14 भेद भी बता दिए और जीव समास के 98 भेद भी हो गए। जरा एक कागज पे अगर आप अलग अलग निकालेंगे ना, एक इंद्री के कितने, दो इंद्री कितने, पंच इंद्री में कुभोग भूमि कितने, भोग भूमिया कितने, मनुष्य कितने, त्रिंच कितने, थोड़ा सा होमवर्क करेंगे तो ये चीज अच्छी तरह गले उतर जाएगी। अभी तो भेद ज्यादा दिख रहे हैं पर ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। अगर गौमट सार जी जीवकांड पढ़ेंगे उसमें तो 300-400 भेद बताए हैं उन्होंने। यहाँ अभी संक्षेप में इतने भेद बताए हैं, अधिक से अधिक 98। आज हमने क्या पढ़ा? जीव समास के 14 भेद, जीव समाज के 57 भेद और जीव समास के 98 भेदों का वर्णन आज पढ़ा। प्रश्न आया है, क्या भोग भूमि में विकलत्र जीव होते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं होते। भोग भूमि में केवल पंचेंद्री जीव ही होते हैं। और देखें, दूसरा प्रश्न आया है, भोग भूमि पंचेंद्री त्रिंच असंगी नहीं होते क्या? नहीं, भोग भूमि में असैनी कोई भी नहीं होता। गर्भज में लब्ध पर्याप्तक क्यों नहीं होते? क्योंकि लब्ध पर्याप्तक केवल सम्मूर्छन में होते। गर्भज में लब्ध पर्याप्तक नहीं होते। गर्भज में दो ही होते हैं, या तो पर्याप्त या निवृत्त पर्याप्त। एक प्रश्न आया है, क्या मलेच्छ खंड में उपाद जन्म होता है क्या? नहीं, उपाद जन्म तो केवल देव और नारकियों का होता है। मलेच्छ खंड का जो भेद है वो तो मनुष्य और त्रिंचों का है, इसलिए उनमें नहीं होता। पर्याप्तकों के 3 भेद जरा समझते हैं। देखिए, पर्याप्तियां 6 प्रकार की, आहार, शरीर, इंद्रिय, श्वासोच्छ्वास, भाषा और मन। जिनके अपर्याप्त नाम कर्म का उदय है उनके तो एक भी पर्याप्ति पूरी नहीं होती, प्रारंभ तो उनके होता है। उन्हें हम कहते हैं लब्धि पर्याप्त। जो निवृत्त पर्याप्त होते हैं वो कैसे होते हैं? उनके जितनी पर्याप्ति होनी होती है उनमें अभी जब तक शरीर पर्याप्ति पूरी नहीं हुई तब तक निवृत्त पर्याप्त। और जिन मनुष्य और त्रिंचों की पर्याप्ति पूरी हो गई, देव नारकियों की पर्याप्ति पूरी हो गई, शरीर पर्याप्ति, उनका नाम हो गया पर्याप्त। अभी पूछा है, क्या हमने सब पर्याय में जन्म लिया होगा? हाँ, खूब। अनंत काल से हमने किया क्या है? इन्हीं में जन्म लिया है, इन्हीं में मरण किया है। हम नारकी कितनी बार बने? असंख्यातों बार। देव कितनी बार? असंख्यातों बार। अब याद तो कुछ नहीं आता, भूल गए, याद कैसे आएगा? कोई पर्याय ऐसी नहीं, चाहे निगोदिया की हो, चाहे एक इंद्री बादर सूक्ष्म की हो, चाहे जलकाय की हो या किसी की हो, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कहीं भी नहीं हुआ जिनमें हमने जन्म नहीं लिया हो। हम सब में रहते हैं। अभी पूछा है, भोग भूमि में जलचर जीव क्यों नहीं होते? नहीं होते। वहां 2 ही तरह के जीव होते हैं, थलचर और नवचर। आज की पढ़ाई हो गई, समय आपका हो गया। मेरा निवेदन, इन सब भेदों को घर पे जरा अच्छी तरह देख लें। कल एक बार रिवीजन और कराऊंगा, फिर आगे बढ़ेंगे। आइए, जय दिनेश।